नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के आर्ट एंड कल्चर सेशन में। आज चर्चा गुप्त काल की, जिस जो कि भारतीय वास्तुकला का एक तरह से स्वर्णिम दौर है। भारतीय वास्तुकला का काफ़ी अच्छे तरीके से उत्थान इस काल में देखा गया। भारतीय वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंची। तो हम चर्चा करें इसका स्वर्णिम दौर किस प्रकार से है। यह आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है ना। आपका अगर आप वन डे एग्जाम से लेकर के यूपीएससी तक की तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली इसकी भूमिका काफ़ी प्रबल होती है। चौथी ईस्वी शताब्दी की बात करें, उसमें गुप्त साम्राज्य का जो आविर्भाव है उसको एक प्रकार से भारतीय वास्तुकला का स्वर्णिम एरा है ना, मतलब गोल्डन एरा कहा जाता है, स्वर्णिम युग कहा जाता है। हालांकि देखो, गुप्त शासक जो थे, गुप्ता रूलर्स जो थे वो बौद्ध थे। उन्होंने बौद्ध वास्तुकला को कंटिन्यू रखा, उसके ट्रेडिशन को आगे बढ़ाया। लेकिन उन्होंने एक चीज़ पर और ध्यान दिया, मंदिरों की वास्तुकला जो थी वो लेटर गुप्त काल में, ठीक है, मतलब बाद के जो शासक आए गुप्त काल में, जो शासक हिंदू शासक आए, उनके संरक्षण में काफ़ी प्रसिद्ध हुई, काफ़ी आगे बढ़ी। तो आप समझो, हालांकि ये बौद्ध थे लेकिन बाद में उत्तरवर्ती जो गुप्त काल के शासक हुए, हिंदू शासक थे, उन्होंने इसको संरक्षण दिया और वास्तुकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। इस पीरियड की हम बात करते हैं तो मंदिर की वास्तुकला अभी मैंने बताया अपने शिखर पर थी। उसी प्रकार से बौद्ध और जैन कला भी एक तरह से अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंची। मुख्य रूप से आप बात करो, उत्तरवर्ती जो गुप्त शासक थे जो बाद में हुए है ना, गुप्त काल जो है उसमें जो बाद के शासक थे वो क्या थे, वो एक तरह से जो थे वो ब्राह्मणीय शासक थे। फिर भी उन्होंने अन्य धर्मों के लिए उदाहरणीय सहिष्णुता का प्रदर्शन किया। उदाहरणीय सहिष्णुता का मतलब है, एक तरह से एग्जाम्पल के तौर पर आप उसे ले सकते हैं, टॉलरेंस पावर उनकी काफ़ी अच्छी थी, टॉलरेंट थे वो सभी के प्रति, है ना, सभी को उन्होंने सम्मान दिया, सभी को आगे बढ़ाया। इस काल में भारत के उत्तरी और मध्य भाग में विष्णु, दक्षिणी भाग में शिव और भारत के पूर्वी भाग तथा साथ ही साथ जो मालाबार आपका है, ठीक है, समुद्र तट या भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में शक्ति जैसे तीन मुख्य देवों की पूजा की जाती थी। तो ये आपके लिए जानना जरूरी हो जाते हैं ये सब बातें, ठीक है। अब हम चर्चा कर लेते हैं गुफाओं की। और वास्तुकला में, आर्किटेक्चर में गुफाओं का क्या इंपॉर्टेंस है, गुफाओं से हमें क्या सीखने को मिलते हैं। केव्स है ना, हिंदी में बोलते हैं गुफा, इंग्लिश में केव्स बोलते हैं। देखो, अगर आप देखोगे गुप्त काल के दौरान हम बात करें अगर, तो गुफाओं का जो वास्तुशास्त्रीय विकास है, डेवलपमेंट है, वो हमेशा निरंतर होता रहा। हालांकि गुफाओं की जो दीवारों पर भित्ति चित्र का प्रयोग एक तरह से अतिरिक्त आपको विशेषता के रूप में देखने को मिलती है। आप अजंता की गुफा देख सकते हैं, एलोरा की गुफाएं देख सकते हैं। हालांकि आज के सेशन में तो अजंता की गुफाओं का जिक्र करूंगा, ठीक है। फिर देखो, भित्ति चित्र जो थे उसके सर्वाधिक अधिकतर जो बेहतरीन जो उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे अजंता एलोरा की गुफाओं में आपको देखने को मिल जाएंगे। अजंता की गुफाएं जो हैं, सबसे पहले आप समझो ये कहाँ पर हैं। महाराष्ट्र आप जानते हैं, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है, उसके निकट है ना, उसके निकट आप इसको बघोड़ा नदी के किनारे जो है ये सह्याद्री पर्वतमाला जो है उस पर चट्टानों को काटकर बनाई गई गुफाओं की एक श्रृंखला है, गुफाओं की एक सीरीज है ना। काफ़ी सारी गुफाएं हैं इसमें, टोटल 29 गुफाएं हैं, 29 गुफाएं हैं, जिनमें से 25 को ना विहारों या आवासीय गुफाओं के रूप में प्रयोग किया जाता था, जबकि 4 को एक तरह से चैत्य या प्रार्थना स्थल के रूप में प्रयोग किया जाता था। इन गुफाओं को ईसा पूर्व 200 से 650 ईस्वी सन में डेवलप किया गया था, विकसित किया गया था, काट कर ये बनाए गए थे। तो अजंता गुफा की हम बात कर रहे हैं, आपके लिए जानना जरूरी हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पर अजंता गुफाओं की कुछ प्रमुख जो मूर्तियां हैं, ठीक है, गुफा संख्या 26 आप देखोगे ना, तो बुद्ध का जो एक उसमें आपको देखने को मिलेगा, हाँ, कि महापरिनिर्वाण जो है ना, महापरिनिर्वाण उसको आपको देखने को मिलेगा, परिनिर्वाण को, ठीक है। उसके बाद है गुफा संख्या 29 को देखोगे, 19 को, तो उसमें आपको ना ये राजा और उनकी पत्नी आपको दिखाई देगी, ठीक है, नागराजा और उनकी पत्नी आपको इसमें दिखाई देगी, ठीक है। अगर आप विजिट करते हो जो वहाँ देखोगे आप। अजंता की गुफाओं को बौद्ध भिक्षुओं द्वारा एक तरह से जो वहाँ के वाकाटक राजा थे उनके संरक्षण में चित्रित किया गया था। वाकाटक राजा का संरक्षण प्राप्त था इन्हें। इन राजाओं में जो है वो हरिसेन एक प्रमुख राजा थे, और इन गुफाओं में, ठीक है, हरिसेन का जिक्र है। इन गुफाओं में जो बनाए गए चित्र हैं उनको फ्रेस्को चित्रकारी का प्रयोग करके बनाया गया था। तो ये सब बातें आपको जाननी चाहिए, ठीक है। ये जो चित्रकारियाँ हैं, है ना, किस प्रकार से डेवलप हुई हैं, इसमें जो बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं को बताया गया है, ठीक है। 29 गुफाओं में से जो 5 गुफाएं हैं उन्हें बौद्ध धर्म के हीनयान अवस्था के दौरान, और जो शेष 24 बच के ना, उस गुफाओं को महायान अवस्था के दौरान बनाया गया था, ठीक है। अजंता की गुफाओं के संबंध में आप देखो
तो चीनी जो बौद्ध यात्री हैं फाहियान और हुएनसांग, तो उसके यात्रा विवरणों में आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। उनके यात्रा विवरणों का आप पढ़ेंगे ना तो इन गुफाओं के बारे में, अजंता के गुफाओं के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। देखो कई सारी जानकारियां हैं, हमें कुछ यात्रा विवरणों को पढ़ के भी प्राप्त होती हैं, तो आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। हालांकि देखो चित्रकारी के तरीके की अगर हम बात करें, है ना, क्या तरीके थे, तो ये चित्रकारियाँ 3 चरणीय तकनीक वाले फ्रेस्को विधि से की गई थी, डन की गई थी। चट्टान की सतह पर गोबर तथा धान की भूसी वाली मिट्टी की एक परत लगाई जाती थी, है ना। धान देखो क्या है, गोबर था और धान की भूसी, है ना, इनको मिला करके, है ना, मिट्टी उसमें लगा करके, है ना, मिश्रित मिट्टी की एक परत लगाई जाती थी। इसके ऊपर चूने के प्लास्टर का एक लेप लगाया जाता था। उसके बाद फिर क्या होता था, नम सतह पर रंगों और रंजकों का प्रयोग किया जाता था। रंजक जो थे आते थे और चट्टान की सतह पर दीर्घ स्थायी चित्र का निर्माण करते थे, ठीक है। उससे दीर्घ स्थायी मतलब क्या होता है, लंबे समय तक चलने वाला ऐसा चित्र बन जाया करता था। उदाहरण आपको जैसे पिछले में देखना, मरणासन राजकुमारी की आपको वहाँ पे एक बनी हुई है चित्रकारी, और जो उड़ती हुई अप्सराएं हैं आदि को दिखाया गया है, ठीक है। तो आप इसे पढ़ें। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक में ना, नेक्स्ट जो फिर वीडियो बनेगा ना, उसमें आपको चर्चा मिल जाएगी एलोरा गुफाओं की, और आर्ट एंड कल्चर वाले वीडियो बहुत सारे आपको मिलेंगे। आप बस प्ले लिस्ट में चले जाओ इसी चैनल पर, आर्ट एंड कल्चर के, वहाँ और सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।